गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। हम लोग भारतीय संविधान की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ा, उसके बाद मूल अधिकार, उसके बाद राज्य एवं संघ अनुच्छेद 1 से 4, फिर नागरिकता 5 से 11, फिर मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, फिर मूल राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 51। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में दिए गए मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य वास्तव में ये भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब ये भारतीय संविधान का भाग नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार में इनको जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, जिसने अनुशंसा की कि मूल कर्तव्य, हमें मूल अधिकार मिल गए जिससे हम एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिले जिससे कि हम सरकार हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए योजनाएं बनाए देश के नागरिकों के लिए। अब इतना सब कुछ देने के बाद लोगों की भी कुछ कर्तव्य देश के प्रति बनते हैं कि लोग भी ये समझें कि ये भारत, ये देश केवल सरकार का नहीं है, ये हमारा देश है। यहाँ के एक संसाधन पे एक व्यक्ति का अधिकार है, तो इन संसाधनों का संरक्षण करना, यहाँ देश के प्रति अपनी निष्ठा का समय समय पर प्रदर्शित करना, ये भी एक बहुत अनिवार्य तत्व हो जाता है हमारे देश के संविधान, हमारे देश के संचालन के लिए। तो मूल अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के लागू किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 का या अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। जब शुरू में जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो कि 11 वर्तमान में 11 है। सबसे पहला मूल कर्तव्य होता है संविधान का पालन करें और उसकी आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, देश को संविधान से कब चलाया जा सकता है? देश को संविधान से तभी चलाया जा सकता है तब सभी लोग संविधान के अनुसार पालन करें कि हम अपने मूल कर्तव्यों का, मूल अधिकारों का गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे, कभी भी संविधान के अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं करेंगे, संविधान के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तभी देश को चलाया जा सकता है। तो ये हमारी व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की अपनी निजी जिम्मेदारी है कि संविधान का जो हमको मार्गदर्शन दिया गया है उसी के अनुरूप चले, उसके आदर्शों, उसके पालन करें। हमारी जो संस्थाएँ हैं, संवैधानिक संस्थाएँ होगी, कोई भी संस्था होगी, चाहे चुनाव आयोग हो गई, संसद हो गई, उसके बाद UPSC हो गई, सभी के हम इनका सम्मान करें। हम अपने राष्ट्रध्वज तिरंगे का भी उतना ही सम्मान करें, राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक, इन सब का सम्मान करें, कभी भी इनके खिलाफ न जाए, ताकि हमें एक राष्ट्रवाद के ये सब जो राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गई, ये सब एक माला में लोगों को पिरोने के तरीके हैं कि इन्हीं के माध्यम से सब जुड़े। देखते हैं हमारे कितनी ज़्यादा विविधता है, आए दिन दंगे बता जाति धर्म के नाम पे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी देश जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सभी लोगों का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, हमारे आदर्शों, हमारी संस्थाओं के प्रति एक विश्वास मजबूत है। संविधान ने हम सबको जोड़ कर रखा है और आगे भी जोड़ कर रखे हुए। स्वतंत्रता के लिए दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी जान दे करके, कितने लाखों संख्या में लोग अपनी जान दे करके ये स्वतंत्रता दिलाएं। तो ज़रूरी है कि हम हमेशा इस स्वतंत्रता को बरकरार रखें, कभी भी कोई ऐसा काम ना करें कि जो हमारे देश की एकता, अखंडता के खिलाफ चला जाए। तीसरा, भारत की एकता, अखंडता की रक्षा करें, ये कि हम कभी भी कोई भी देशद्रोही काम नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कि हमारे देश को, हमारे देश के संविधान पे या हमारे देश की एकता, अखंडता को कोई खतरा पैदा हो। देश की रक्षा करने आह्वान किए जाने पर आज की जरूरत कि अभी भी हमारे यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा तो नहीं है, बहुत सारे देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा है कि वहाँ पे सभी नागरिकों को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की अनिवार्य सैन्य सेवा लेना ही पड़ेगा, ताकि कभी ज़रूरत पड़ जाए देश के लिए तो आप खुद का बलिदान कर सकें। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हर व्यक्ति कभी इमरजेंसी पड़ जाए देश के लिए तो मरने के लिए तैयार रहता है।
तैयार रहना ही है। इसीलिए देखिए बचपन में स्कूलों में एनसीसी की व्यवस्था की गई। एनसीसी क्या है? एनसीसी का मतलब ये है कि अगर आप देश सेवा के लिए आर्मी या सेना में जाना चाहें तो आपको एक माध्यम दे दिया गया है कि आपने अपने राष्ट्रभक्त की भावना से बिल्कुल भरे रहें, कि नहीं कि हम जान हमारी देश हमारी जान की कीमत है, लेकिन देश से बढ़कर नहीं है। कभी देश के लिए अपनी जान की कीमत देनी पड़े तो देना ही पड़ेगा। भारत के सभी लोगों को समरसता, समान व्यक्तित्व और भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हम सभी आपस में भाईचारे के साथ रहें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द था भ्रातृत्व बढ़ाने के लिए, कि सभी लोगों के अंदर एक भाईचारा रहे कि हाँ, कोई भी जाति, धर्म, भाषा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सभी भारतवासी हैं। ये विचार हमेशा सबसे ऊपर ज़्यादा कि जैसे पिन मैसेज कर दिया जाता है ऊपर टंगा रहता है, तो ये मैसेज सबसे उसके नीचे बहुत है। तो ऐसे ही भारत की एकता अखंडता सुनिश्चित होती है। एक तरीके से ये टेलीग्राम पिन मैसेज की तरह है, जो ऊपर सबसे रहेगा, सबसे ऊपर यही रहेगा, उसके बाद दूसरी चीज़ें रहेंगी कि हम आपस में भाईचारे बंधुत्व के साथ रहें। देखिए यहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान की बात की है और राज्य के नेतृत्व तो ये आदि आबादी का पूरा सम्मान करें, जितना हो सकता है उनके प्रति एक सकारात्मक विचार रखें। हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझें और पहचान करें। भारतीय संस्कृति कितने हज़ार सालों से लगातार चली आ रही, इसमें कितने हमले हुए, लेकिन फिर भी आज तक ये लगातार बहती जा रही, लगातार जो लोगों को जुड़े हुए हैं, इसका भी हमें संरक्षण करना है। कभी भी भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं जाना है। महात्मा गांधी जी कहते थे, मैं आधुनिकता का समर्थन करता हूँ, बेशक समर्थन करता हूँ, लेकिन आधुनिकता उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से कि जैसा घर है, अब घर में दरवाज़ा भी होता है और खिड़की भी होती है, तो हम खिड़की खोल देते हैं ताकि मंद मंद पवन अंदर आ सके, हल्की हल्की हवा अंदर आ सके। ये नहीं कि खोल दिया पूरा कि तूफान ही ले आए। उसी तरीके से आधुनिकता है, हम अपनी संस्कृति का संरक्षण रखें और आधुनिकता को वैसे आने दें जैसे खिड़की से हवा ठंडी ठंडी अंदर आती। बस ये नहीं कि आधुनिकता की आंधी में हम पूरा अपना घर ही उड़ा दें। आजकल वही हो रहा है, जो हमारी संस्कृति में का इतना ह्रास हो रहा है, आजकल मर्यादाएं जो टूट रही हैं, उसका कारण यही है कि हमने अपनी संस्कृति में हमने अंधा अनुकरण कर लिया, खासतौर से पश्चिमी सभ्यता का। हमें जो अच्छा लगता है वही अच्छा है, जो अच्छा है वो अच्छा नहीं है, जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छा है। गलत चीज़ें अगर अच्छी लग रही तो अच्छा है। तो इसीलिए तो यहाँ पे कहा गया कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें। देखिए राज्य के नीति तत्वों में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई 48A, और साथ में मूल कर्तव्यों में भी दी गई कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के बराबर दया भाव रखें। प्राणी इस धरती पे सबसे बुद्धिमान जीव है, प्रकृति की संरचना है, लेकिन कई बार अपने स्वार्थों के बहिर्भूत होकर के हम प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन करते हैं कि निकट भविष्य में उनके समाप्त हो जाने का खतरा बना हुआ है। हम अपने संसाधनों का दोहन करें, अपने विकास के लिए करें, लेकिन इतना भी नहीं कि दूसरे जीव जंतु हो गए या दूसरे इनके पहाड़, पर्वत, नदियाँ, इन पे कोई आँच आने लगे, इनके अस्तित्व को खतरा ना हो। तो उसी सीमा तक हम अपने विकास कर सकते हैं या इनका दोहन कर सकते हैं जिस सीमा तक इनका नुकसान ना हो। अति नहीं करना है किसी चीज़ की, या मतलब ये प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद जिस दिन पर्यावरण नहीं होगा उस दिन हम ये धरती पे मानव के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए प्राकृतिक पर्यावरण की उनके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी माता और जीव जंतुओं के प्रति, देखिए बौद्ध धर्म में है जियो और जीनो दो, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखो, वो यहाँ पर भी अहिंसा का पालन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कोई भी काम, कोई भी विचार तर्क के साथ होना चाहिए, कुतर्क के साथ नहीं कि ये मुझे सही लगता है इसलिए सही है। जो सही है उसके बारे में उसका सकारात्मक, जैसा यूसीसी लागू होने की बात करी, अब जो लोग यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं वो अंधभक्त होकर समर्थन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध भी उसे ही कर रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन दोनों का यूसीसी के सकारात्मक परिणाम मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, कब जब अनुच्छेद 44 बता रहा था।
कि यूसीसी के सकारात्मक परिणाम भी हैं और कुछ उसके नकारात्मक, बेशक नकारात्मक है। तो हमें दोनों का देखना है कि ज़्यादा सकारात्मक है लागू कर दिया जाए, अगर ज़्यादा नकारात्मक हो रहा है तो लागू नहीं किया जाए। तो दोनों का एक तराजू पे रख के तुलना की जाए, तभी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, केवल हर मामले पर ना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, एक तर्क के साथ बातें करें, ताकि राष्ट्र के हित, राष्ट्र पूरी दुनिया का कल्याण हो सके। केवल हमें अपने राष्ट्र का ही नहीं सोचना, ये मूल कर्तव्य बिल्कुल बेशक राष्ट्र के दृष्टिकोण को बनाए हैं, लेकिन हमें मानवता के कल्याण का भी सोचना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। भारत में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो यही है कि हम अपने संपत्ति का तो सुरक्षा करना जानते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक संपत्ति है वो भी, उसकी हम सुरक्षा करना नहीं जानते। कहीं भी कोई भी सामान तोड़ देंगे, स्पिटिंग कर देंगे, गंदगी फैला देंगे। मतलब सार्वजनिक संपत्ति को हम कभी अपना समझते हैं, लेकिन दंगा फसाद में कितनी सारी संपत्तियाँ जला दी जाती हैं। हकीकत ये वो सार्वजनिक नहीं है, वो हमारी ही संपत्ति, हमारे द्वारा लिए गए टैक्स से ही लाई गई है। कहीं कोई सरकार उसको लाई नहीं है। हमने जो टैक्स पे किया उसी के माध्यम से रेलवे का संरचना हो गया, या जो भी हमें सड़कें मिल रही हैं, पुल मिल रहे हैं, मेट्रो मिल रही है, वो कहाँ से आया? वो पैसा हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा दिया गया टैक्स से ही आया है। तो सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान का भाव रखें। सुरक्षा, जैसा अपने सामानों की हम सुरक्षा करते हैं, वैसे हमें सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा करनी चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। देखिए, कोई कानून लागू नहीं कराया जा सकता कि हमें ज़बरदस्ती मूल कर्तव्य के लिए कोई कानून ले आए, जिस कानून के माध्यम से ये हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होनी चाहिए कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने संसाधनों का मिनिमम उपयोग करना है, ताकि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके। हमें सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना है, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, जिससे हम दूसरे अपने निजी संपत्तियों के प्रति करते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नींव से। देखिए, हमें सबको एक तो निजी चलना है, ठीक है भाई, हम लगन, और राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए सामूहिक रूप से कि राष्ट्र है तब हम हैं, इसलिए राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र है इसीलिए हम हैं, ये विचार रखना है। तब ऐसे करके हम निश्चित रूप से अपने देश में एक मजबूत भारत, सशक्त भारत को लेकर के राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर सकते हैं। और इससे तो इस तरीके से ये 10 मूल कर्तव्य तो मेन हो गए कि आज संशोधन 2002 के द्वारा आया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान की। देखिए, अब ये मूल अधिकारों में भी है, अनुच्छेद 21 में कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 में है कि 14 वर्ष तक, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की कम से कम निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। जब बेसिक शिक्षा कम से कम सभी को पता आना चाहिए, ताकि वो एक समझ विकसित करके एक सही गलत में अंतर का निर्धारण कर सके। इसलिए हमने 86वें संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा है। अब किस मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचनाएँ हैं, कुछ इसके सबसे ज़्यादा मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है, ये हम जरूर पढ़ेंगे। कुछ उसके बाद थोड़ा आलोचना करें। मूल कर्तव्यों का महत्व होता है कि नागरिकों को मूल कर्तव्यों से सचेत रहना चाहिए, अपने देश अधिकारों का उपयोग करें। हमारे देश में सबको मूल कर्तव्य अधिकार पता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, लेकिन शायद मूल कर्तव्य गिने चुने लोगों को ही पता होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कभी अपने कर्तव्यों के प्रति हमारा कोई दृष्टिकोण ही नहीं रहता। हम चाहते हैं अधिक से अधिक पावर हो जाए, अधिक से अधिक अधिकार हो, लेकिन हमारे अपने क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, ये हम कभी नहीं सोचते। उसके बाद कभी भी देश के खिलाफ नहीं जाना है, हमेशा राष्ट्र विचार रखना है। नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, नागरिकों को ये प्रेरणा भी देते हैं कि राष्ट्र है तभी हमें। उसके बाद कभी ऐसा हो सकता है कि हमें मूल कर्तव्यों को लागू कराने के लिए दंड का प्रावधान करना पड़े, तो भी वो किया जा सकता है। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक समान सामंजस्य हो। जितना हमारे लिए अधिकार जरूरी है, लगभग उतना ही जरूरी हमारे मूल कर्तव्य भी हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं। इसमें कुछ आलोचनाएं भी हैं कि इसमें मतदान का या अनिवार्य मतदान का नहीं किया गया, परिवार नियोजन की बात नहीं की गई। तो इस आलोचना का कोई मतलब बनता नहीं है। बस ये मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, 10 मूल 11 मूल कर्तव्य की संविधान का पालन, अनुच्छेद 51 संविधान का पालन करें, आदर्शों संस्थाओं और राज्यों का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में छुपे रखें और उनका पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, देश की रक्षा करने आह्वान करें और राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समृद्ध भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश और वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, इसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें, उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीवन रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और पानी के दुआ का अभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उत्पन्न और उपलब्धि की ओर ऊंचाइयों को छू सके। और 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अपने शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना, जो कि 86 से संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है। इस तरीके से हम ये मूल कर्तव्य, तो छोटा चैप्टर भी था, तो हम ये कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य जितना हमारे अधिकार जरूर उतना मूल कर्तव्य जरूर है। मुझे लगता है कि अब 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो ये मूल कर्तव्य आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, और केवल पढ़ना ही नहीं, इसको हमेशा याद रखना है और इसका पालन करना है।